Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में इंडिया फ्रांस के डिफेंस पैक्ट के बारे में बात करेंगे। सेकेंड आर्टिकल में हम बात करेंगे ब्रदरहुड के बारे में। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिशियंस को कहा है कि आप या जो बड़ी पोस्ट पे ऑफिशियल्स है उन्हें कहा है कि भैया आप इस तरह के वर्ड्स ना यूज कीजिए जो भारत की फर्टिलिटी के ऊपर असर डाले। मोर ओवर हम बात करेंगे रॉयल नेवी रिवोल्ट के बारे में एंड लास्ट में भारत विस्तार के बारे में हम डिस्कस करें। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो भारत के विजिट पे आए हुए हैं एंड यहाँ पे हमने आपस में बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है फॉर नेक्स्ट 10 years। अब ये सब कुछ हुआ हमारे 6th एनुअल डिफेंस डायलॉग के टाइम पे, जो कि बेंगलुरु में कंडक्ट किया गया था 17 फेब को। तो वैसे हमारे जो रिलेशंस है ऑलरेडी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए गए हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। अब देखिए, वेस्टर्न पावर्स की बात की जाए तो फ्रांस पहली ऐसी कंट्री था जिसके साथ हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की 1998 के अंदर। उसके बाद 1998 के पोखरण टेस्ट के बाद हमें सपोर्ट करने वाला पहला कंट्री भी फ्रांस ही था। हमारे डिफेंस, स्पेस, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी में अच्छे खासे रिलेशन है एंड मोर ओवर भारत के अंदर मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए हमने इंडिजिनस कंटेंट को इंक्रीज करने की बात की है राफेल के अंदर, जो कि फ्री हो चुका है। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल की फैसिलिटीज भी इंडिया के अंदर खोली जाएंगी। मरीन सिक्योरिटी की बात की जाए तो हमने रीअफर्म किया है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडियन ओशन रीजन के, और यहां पे रीजनल वॉलिटिलिटी को हम काउंटर करने की कोशिश करेंगे। अदर देन दैट, हैमर मिसाइल जो है वो ज्वाइंटली प्रोड्यूस की जाएगी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड टेफ्रन जो आपकी कंपनी है, दोनों मिलकर इसे बनाएंगी। यहाँ पे रेसिप्रोकल डिप्लॉयमेंट की भी बात की गई है, मतलब ऑफिसर्स को जैसे इंडियन आर्मी से और फ्रेंच के लैंड फोर्सेस वाले आपस में इंटरऑपरेटेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए रेसिप्रोकल डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पे प्रमोट की जाएगी। एंड इंडस्ट्रियल माइलस्टोन में आप ये मान के चलिए H125 या HI-25 हेलीकॉप्टर्स जो है ये कर्नाटका के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे बाय टाटा एंड एयरबस के। बाकी अगले 25 सालों के लिए भी हम अपने रिलेशंस को और बेटर करेंगे, एआई, ग्रीन एनर्जी, स्पेस, और ये कहीं ना कहीं 2047 में हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन की 100 ईयर कंप्लीट होंगे तो उस समय शोकेस किए जाएंगे। मोरओवर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इशू पे हमने एक दूसरे का साथ देते हुए पाकिस्तान को लेकर कंसर्न जाहिर किए एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी के अंडर कहीं ना कहीं हम आपस में रूल बेस्ड ऑर्डर को प्रमोट करने की बात करते हैं। तो कहते हैं कि भाई देखो, डिफेंस इंटीग्रेशन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर काफी अच्छा खासा फोकस किया गया। ब्लू इकोनॉमी में सस्टेनेबल मरीन टाइम रिसोर्स के लेके यहाँ पे आपस में डिस्कशन हो सकती है, इसमें हम एक दूसरे के साथ वर्क कर सकते हैं। बट अगर देखा जाए तो इनोवेटिव फॉर्म्स एंड सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कहीं ना कहीं हमारी बैकबोन है और कहीं ना कहीं फ्रांस के साथ मिलके हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के बारे में। इस जजमेंट में सिंपल सी बात की गई है कि देखिए, जो ऑफिशियल्स हैं एंड पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनको भारत के अंदर फर्टर्निटी यानी भाईचारे के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो करना चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई देखो, अगर कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी के द्वारा दी जाती है तो कहीं ना कहीं वो उस कम्युनिटी के लिए काफी डेरोगेटिव हो सकती है, कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नेंस चल रही है उसको लेजिटिमाइज कर देती है एंड इससे कहीं ना कहीं सेंस ऑफ एलिनेशन आपकी प्रोड्यूस होती है। तो कहा जाता है कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी कम्युनिटी को स्टिग्माइज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर या सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ऐसी किसी भी स्टेटमेंट को ना दिए जहां पर वो कलेक्टिवली किसी एक ग्रुप को यहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं और उसके एक्सक्लूजन के बारे में बात करें। अब यहां पे अगर ऐसा होता है तो इससे स्टेट के ऊपर उस कम्युनिटी का जो ट्रस्ट है वो इरोड होता है, जिससे चिलिंग इफेक्ट आते हैं, खासकर वनरेबल कम्युनिटी की बात की जाए उनके अंदर। एंड कहीं ना कहीं ये सरकार की जो न्यूट्रल इमेज है उसको धुलमिल करती। देन अगर हम थॉट की बात करें तो थॉट एक प्रॉब्लम नहीं है।
बीवी नागरत्ना जी जो जस्टिस है, वो ये कहती हैं कि भाई देखिए, स्पीच ओरिजिनेट करते हैं थॉट से, और थॉट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ पॉलिटिकल कल्चर जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। कहते हैं कि अभी कोई ऐसा आपका फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता है जो इस तरह की आपकी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करे, बट हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे खासकर हमारा फोकस होना चाहिए कि ऑफिस की उस पोजीशन की सेंक्टिटी को मेंटेन कर सके, यानी जो स्टेट है वो इम्पार्शल रहे। मोर ओवर हम एक मेच्योर डेमोक्रेसी हैं, और मेच्योर डेमोक्रेसी में लीडर्स को भी इस तरह का अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर सूट नहीं करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज को रिटोरिक्स, जो ये जार्गन्स वगैरह यूज किए जाते हैं, इसके ऊपर फोकस ना करते हुए कोर प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, जहां पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब चीजों के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन, सेल्फ रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज करने की बात हो सकती है कि आप सोशल मीडिया के इतने वॉलेटाइल इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी तरह की आपत्तिजनक स्टेटमेंट ना दें। मोर ओवर आप यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल कोड को लेके आ सकते। अदर देन दैट आप जनरल गाइडलाइंस को यहाँ पे लाइक डेवलप कर सकते, एंड सर्विसेज के अंदर भी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो डेकोरम है उसको फॉलो करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं रॉयल नेवी रिवोल्ट के बारे में। तो रिन रिवोल्ट या रॉयल नेवी, इंडियन नेवी रिवोल्ट की बात की जाए, 80th एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये वो समय है जहां पे हमें इससे काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। जिस तरह से लाइक उस समय इंडिया यूनाइट हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, अब आज के दौर में भी जिस तरह का पोलराइजेशन चल रहा है, तो हमें एक बार फिर से एक दूसरे के साथ खड़े होने की यहाँ पे जरूरत है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे ये रिवोल्ट स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि रेटिंग्स के अगेंस्ट जो नॉन कमीशन सेलर्स थे, उनको अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं मिलता था, वेजेस नहीं मिलते थे, एंड कहीं ना कहीं रेशियल अब्यूज किया जाता था उनका। मोर ओवर जो आईएनए ट्रायल था उसका भी इसके ऊपर असर देखने को मिला था, एंड एक रेटिंग थे बीसी दत्त, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो जिसकी वजह से ये पूरी जो आपकी म्यूटनी है वो स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे मेन स्ट्रीम सपोर्ट नहीं था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अपने ऑफिशियल सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिया था इसको, क्योंकि उनका मानना ये था कि इसके बाद ट्रांसफर ऑफ पावर में एक प्रॉब्लम आ सकती है। अगर नेवी और आर्मी अगर कहना नहीं मानेगी सरकार का, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इसमें इसको सपोर्ट किया था, एंड अरुणा आसिफ अली जो है इसमें रिबल लीडर्स के साथ खड़ी हुई थी। अब बात की जाए तो यहाँ पे इरोजन ऑफ कॉलोनियल पिलर की बात की जाए, तो ब्रिटिश एक मिथ थी यहाँ पे कि भाई जो मिलिट्री है वो हमेशा हमारी लॉयलिस्ट रही है। बट जब प्राइम मिनिस्टर एटली को ये पता लगा कि भैया आपकी जो नेवी है उसमें भी रिवोल्ट हुआ, एंड आईएनए का ट्रायल ऑलरेडी चल रहा था, तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का अर्ली डिपार्चर है उसके पीछे वन ऑफ द रीजन ही ये रहा। कम्युनल सॉलिडारिटी की बात की जाए, तो इस रिवोल्ट में आपको कांग्रेस, मुस्लिम लीग, रेड फ्लैग सभी तरह के झंडे देखने को मिले थे। कहीं ना कहीं ये इस चीज को दर्शाता है कि भाई लाइक इस रिवोल्ट में सभी पक्ष का बराबर यहाँ पर योगदान रहा। मोर ओवर अगर हम मोबिलाइजेशन की बात करें, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक शिप तक सीमित नहीं रहा था। बॉम्बे के अंदर पूरे जैसे वर्कर्स थे, स्टूडेंट्स थे, रेजिडेंट थे, इन्होंने भी इसके अंदर बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। कहा जाता है कि भाई देखो, यहाँ पर सेकुलर जो हमारी लेगेसी है हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐसे अनसंग हीरो जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, हमें उन्हें भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने चाहिए। आइए बात करते हैं भारत विस्तार की। अब ये तो आपको सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है एग्रीकल्चर के लिए। तो भारत विस्तार यानी वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, ये एक एआई पावर्ड आपका मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म रहेगा। इसमें बजट की अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंगली 150 करोड़ स्पेंड किया जाएगा। तो कोर प्रॉब्लम क्या है कि देखो, जो स्कीम्स का डाटा बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है और एक जगह पे नहीं मिलता सेंटर स्टेट की कोई भी आपकी वेबसाइट पे। तो यहां पर लैंग्वेज बैरियर भी देखने को मिलता है, एंड बहुत ज्यादा मिडलमैन डिपेंडेंसी रहती है कि कोई अगर किसान को बताता है तभी वो उस स्कीम का फायदा उठा सकता है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे हम एक सिंगल विंडो एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी डिजिटल डोरवे। सेंटर स्टेट या कोऑपरेटिव किसी की भी स्कीम हो, यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन
यहाँ पे पर्सनलाइज गाइडेंस के ऊपर भी फोकस है, टेलर मेड एडवाइस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी क्रॉप प्लानिंग को लेके, पेस्ट को लेके, वेदर को लेके, मार्केट ट्रेंड्स को लेके, एंड इवन मल्टीलिंगुअल यहाँ पर सपोर्ट है, जैसे भारतीय में इंग्लिश और हिंदी, वसुधा मराठी एंड सरला बैन गुजराती। आने वाले समय में बाकी लैंग्वेजेस को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अंदर जो फार्मर्स है अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं उनके ग्रीवेंसेस का क्या रिड्रेसल रहा। तो पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, सब कुछ इसमें आपको एक जगह मिलेगा। ऑल्दो प्रॉब्लम ये है कि डाटा के एक्सेस, लाइक प्रॉब्लम के बारे में बाद में बात करेंगे, बट पहले डाटा का एक्सेस आपका मोबाइल फोन और वेबसाइट दोनों के साथ हो सकता है। एंड इंग्लिश, हिंदी, उसके अलावा तमिल, बंगाली, कन्नड़, इन सब में आपको फेज आउट मैनर में रोल आउट देखने को मिलेगा। इंग्लिश हिंदी में तो अभी कर दिया हो। तो कहा जाता है कि देखो एक प्रॉब्लम तो है डिजिटल लिटरेसी को लेके, फार्मर्स इतने एजुकेटेड नहीं है, तो हमें उन्हें कहीं ना कहीं इसको लेके गाइड करना पड़ेगा। डाटा की एक्यूरेसी नहीं हुई, क्योंकि अगर रियल टाइम बेसिस पे डाटा अपडेट नहीं हुआ तो रिलायबल एडवाइसेस नहीं मिल पाएंगी। एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी को कैसे इंश्योर करोगे भाई, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड ऑल कैसे इंश्योर कर पाओगे, ये भी आपकी देखने वाली एक बात रहेगी। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।